कहानी की शुरुआत होती है और हमें 3 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ वॉरशिप जेजू आइलैंड को चारों ओर से घेरे हुए हैं, लेकिन वह लोग अपने हाईटेक वेपन का यूज़ ही नहीं कर रहे। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि इन मॉन्स्टर्स पर उनके हाईटेक वेपन का कोई भी असर नहीं होने वाला और इनसे निपटने के लिए हंटर्स ही काफ़ी है। हंटर्स वह लोग जो मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उन्हें ख़त्म कर देते हैं। जेजू आइलैंड में हंटर्स की एक रेडिंग स्क्वाड भेजी जाती है ताकि जंगल से निकलते हुए रेड एंड्स को वे ख़त्म कर सकें। इन हंटर्स के स्क्वाड में कुछ मैन कुछ वुमेन रहते हैं जो स्वॉर्ड, शील्ड, डैगर और मैजिक पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो डट कर बड़ी बड़ी चींटियों का सामना करते हैं। पर लो रैंक हंटर्स जल्दी ही लड़ाई में कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि एंड्स की नंबर बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण हंटर्स कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। और उन्हीं में से एक हंटर को ऐसा लगता है कि अब सब ख़त्म होने ही वाला है। तभी एक हुडेड आदमी की फ़ाइट में एंट्री होती है। वो एक गंभीर रूप से घायल हंटर को हील करता है। तब तक उसके 2 साथी बाकी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। ये तीनों एस रैंक हंटर हैं जो ब्योंग, योनसुक और योनो हैं, जो आकर बाकी की सिचुएशन आसानी से संभाल लेते हैं। उसी बीच फाइट में एक वाइट कलर की जाइंट एंट योनो की तरफ अटैक करने आती है और योनो उस एंट को फाइट में आसानी से हरा देता है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर टिक न सकी क्योंकि वहाँ पर और भी वाइट एंट आती है और योनो और योनसुक पर अटैक कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें चोईजोंग दिखाए जाते हैं जो एक सिटी से बैटल का सीन देख रहे होते हैं। वो अपनी फियर्स मैजिक से एक ग्रुप ऑफ एडवांसिंग एंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपनी टीम हंटर्स गिल्ड को एडवांस करने का सिग्नल देते हैं ताकि वो और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ उन एंड्स का सफाया कर सकें। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और हमें बताया जाता है कि ये सब चीज़ें 10 साल पहले शुरू हुई थी, जब पूरी दुनिया में अचानक से पोर्टल खुलने लगे जो कि एक अल्टरनेट डायमेंशन से लिंक्ड है। मॉन्स्टर्स, मैजिक बीस्ट धनाधन दुनिया में घुसने लगे। इसी समय कुछ इंसानों को नए मैजिकल पावर मिलते हैं। इसके बाद ये लोग हंटर्स कहलाते हैं। इन हंटर्स की पावर के हिसाब से इनकी रैंकिंग की जाती है। इनमें से एस रैंक जो है वो सबसे पावरफुल होते हैं और ई रैंक सबसे वीकेस्ट होते हैं। इनके बीच ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक और डी रैंक भी होते हैं। जिस पर्सन की एक बार पावर अवेकन हो जाती है वो कभी भी और स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक कंस्ट्रक्शन साइट की ओर जाता है जहां हमारा मेन कैरेक्टर जिनवू एक रेड के लिए आया हुआ होता है। बाकी हंटर्स बहुत फ्रेंडली होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिनवू यहाँ है, इसका मतलब रेड बहुत ही आसान होने वाली है। वहाँ जिनवू अपनी फ्रेंड जिन्हो से मिलता है जो उसकी इंजरीज़ को देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है और उसे समझाती है कि डंजन में जाते वक्त वो अपना ध्यान रखा करे। जिनवू हंसकर उसे बताता है कि अब तो उसे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है। फिर हमारे टीम लीडर मिस्टर सॉन्ग अपने टीम को लेकर पोर्टल की ओर रवाना हो जाते हैं और फिर हमारा हीरो एक डैगर निकालकर डंजन की ओर चला जाता है। फिर कहीं और हम देखते हैं कि कोरियन हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुनी और उसके असिस्टेंट वो जिनहुल डंजन रेड के फाइनल पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हमें बताते हैं कि मैजिकल स्टोन्स गवर्नमेंट के लिए कितने वैल्यूएबल हैं। ये मैजिकल स्टोन्स वेपन और गियर बनाने के काम में आते हैं और इन्हें क्लीन एनर्जी के रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है। फिर हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनवू पहली बार एक मैजिकल स्टोन पाकर बहुत ही खुश हो रहा था, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर टिक न सकी क्योंकि वहाँ पे और भी मैजिकल बीस्ट आ गए। उस गॉब्लिन के साथ फाइट करते वक्त जिनवू का डैगर टूट जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। फिर जोई उसे हील करने की कोशिश करती है और इधर उसकी बाकी टीम गॉब्लिन को मार गिराते हैं। फिर वो लोग डंजन बॉस एक वेयरवुल्फ को हरा देते हैं और सारा लूट लेकर सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन जिनवू रिकवर होने वाली हालत में उन्हें दूर से देख रहा था। सभी लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी जिनवू एक डबल डंजन के एंट्रेंस को डिस्कवर करता है जो कि एक केव से होकर जा रही थी। फिर सभी डिसाइड करते हैं कि अंदर जाना चाहिए या नहीं। इनमें से जिनवू का ही वोट डिसाइडिंग होता है। जिनवू को पता होता है कि ये उसके लिए ख़तरनाक है, लेकिन अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इस बात पर जोही को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने केव में जाने के लिए मना किया था। फिर सभी लोग केव एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। 40 मिनट लगातार चलने के बाद पूरी टीम
एक बहुत बड़े गेट के सामने पहुंचती है। उसी दौरान जिनवू जोही से माफ़ी मांग रहा होता है और जोही उसे डांटते हुए बोलती है कि तुम हमेशा अपनी लाइफ खतरे में डालते हो। फिर वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और बोलती है कभी मुझे थैंक्स के लिए एक ट्रीट दे दिया करो। फिर हम देखते हैं कि जल्दबाजी में पूरी टीम गेट खोलकर अंदर चली जाती है, जहां वो देखते हैं एक बहुत बड़ा कमरा जहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टैचूज होती हैं। रूम में घुसते ही सभी मसाले ब्लू फ्लेम से जलने लगती हैं। ये सभी चीज़ों को होते हुए देखकर सारी टीम कंफ्यूज हो जाती है। तभी जोई नोटिस करती है कि उन सब में से सबसे बड़ा वाला स्टैचू उन सभी को घूर रहा होता है, लेकिन जिनवू उसे बताता है कि हो सकता है ये उसका वहम हो। ये सब चीज़ें हो ही रही थी कि तभी वो बड़ा सा दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। इन सभी चीज़ों को देखकर उनका एक टीम मेंबर पैनिक होकर दरवाजे की ओर जाता है। तभी एक गार्ड स्टैचू उसे अपने वेपन से 2 टुकड़ों में काट देता है। ये सभी चीज़ों को होता हुआ देख सारे टीम मेंबर्स बहुत ही डर जाते हैं और जिनवू धीरे से पीछे मुड़कर उस स्टैचू की ओर देखता है जो उन्हीं लोगों को घूर रही होती है। अचानक उस स्टैचू का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और अपनी आंखों से एक पावरफुल बीम से उन लोगों पर अटैक करती है। कुछ हंटर्स उस बीम के चपेट में आते ही मारे जाते हैं। जोही की जान जिनवू किसी तरह बचा पाता है। जोही को बचाने के बाद जिनवू को लगता है कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हमें जिनवू और उसके टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं गॉड स्टैचू के 3 कमांडमेंट्स के बारे में जानकर। जिनवू और उसके टीम मेंबर्स को एक स्टैचू पे 3 कमांडमेंट्स लिखे हुए मिलते हैं, जिसके अनुसार उन्हें गॉड स्टैचू को प्रे करना होगा, प्रेस करना होगा और अगर वे सभी नहीं करते हैं तो सभी को मार दिया जाएगा। जब तक जिनवू इन चीज़ों को समझ पाता तब तक कुछ हंटर्स मौत के घाट उतार दिए गए थे। जिनवू के क्विक थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के कारण ही कुछ लोग बच पाए, वरना वे सभी मारे जाने वाले थे। जिनवू उन्हें लीड करता है और कामली उन्हें बताता है कि स्टैचू से कैसे निपटा जाए। चे युल अपना एक हाथ खोने के बाद भी अपनी लीडरशिप ड्यूटीज़ को निभाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतना खौफनाक मंजर देखते ही जोही का मेंटल और फिजिकल ब्रेकडाउन हो चुका होता है, जिसे देखकर बाकी के हंटर्स भी बहुत घबरा जाते हैं। जैसे जैसे हंटर्स एक एक करके मारे जा रहे थे, चे युल खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मानने लगा। यहीं से हमें पता चलता है कि डंजन्स कितने खौफनाक हो सकते हैं। जिनवू भी अपनी कमजोरी को कोसने लगता है और फ्यूचर में स्ट्रांग बनने की कसम खाता है। तभी हंटर्स को ये रियलाइज होता है कि उनका सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपने टीम के साथ मिलकर किस तरह से काम करते हैं। जिनवू तुरंत समझ जाता है कि ब्लू फ्लेम्स का मतलब एक टाइमर है और स्टैचू को उस वक्त तक देखना है जब तक वे लोग उस सर्कल के अंदर हैं। कुछ हंटर्स उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं और तुरंत ही मारे जाते हैं। जिनवू डिसाइड करता है कि अब वो और नहीं भाग सकता और अपने जीवन के अंतिम समय फेस करने को तैयार हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनवू को स्टैचूज ने मार मार कर अधमरा कर दिया होता है और वो मरने की हालात में होता है। तभी उसके सामने एक मिस्टीरियस स्क्रीन ओपन होती है जिसमें उसे एक प्लेयर बनने की ऑप्शन दी जाती है और अगर वो मना करता है तो उसका दिल 0.02 सेकंड में धड़कना बंद कर देगा। जिनवू ये ऑफर एक्सेप्ट करता है और यहीं से हमारा जिनवू वीकेस्ट से वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्च बनने की सफ़र में अपना पहला कदम रखता है। डबल डंजन की उस खौफनाक मंजर के बाद जिनवू की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है, जहां वो अपने आप को पूरी तरह ठीक पाकर हैरान हो जाता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। फिर जब कोरियन हंटर एसोसिएट के इंस्पेक्टर वो जिनचुल आते हैं और उसे बताते हैं कि वो 3 दिन तक बेहोश पड़ा हुआ था, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर वो लोग जिनवू से उसके सेकंड अवेकनिंग के बारे में पूछते हैं कि क्या उसका सेकेंडरी अवेकनिंग हुआ है। जिन हंटर्स का भी सेकेंडरी अवेकनिंग होता है वो कोई भी रैंक से 1 या 2 रैंक जंप अप कर सकते हैं। इवन कुछ केसेस में तो ई रैंक वाले ए रैंक या एस रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। ये सभी चीज़ें सुनने के बाद जिनवू अपनी एक्साइटमेंट को रोक ही नहीं पाता और वो उनसे माना मीटर मांगता है अपने माना को चेक करने के लिए। लेकिन उसका सारा अरमान एक पल में ही टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी रीडिंग तो सिर्फ 10 है, जो कि एक ई रैंक हंटर से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। फिर वे सभी एसोसिएशन के मेंबर्स वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जिनवू सोचता है कि उन्होंने तो इस फ्लोटिंग स्क्रीन के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। फिर हमें एक फ्लैशबैक में लेकर जाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिनवू ने उन मॉन्स्टर से बचने के लिए सिस्टम से करेज ऑफ द वीक क्वेस्ट को एक्सेप्ट किया होता है।
फिर हम देखते हैं जिन्वू से मिलने उसकी छोटी बहन आई हुई होती है जिसका नाम जिना होता है। जिना जिन्वू को देखते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे हंटिंग छोड़ने की सलाह देती है। जिन्वू कैजुअली चेक करता है कि जिना ये फ्लोटिंग स्क्रीन देख पा रही है कि नहीं, और उसे पता चलता है कि जिन्वू के अलावा और कोई भी उस फ्लोटिंग स्क्रीन को देख ही नहीं सकता है। सिस्टम उसे डेली क्वेस्ट देती है जिसमें उसे 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 10 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी, और अगर वो इन सब चीज़ों में नाकामयाब रहा तो उसे पेनल्टी दी जाएगी। जिन्वू सभी डेली क्वेस्ट को इग्नोर कर देता है और उसे पेनल्टी मिलती है, जहाँ पे वो हॉस्पिटल से अचानक से एक डेजर्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है और 4 घंटे तक उसे एक बड़े सांप से बचना होगा। वो जैसे तैसे अपनी पेनल्टी को कंप्लीट करता है और वापस से हॉस्पिटल में टेलीपोर्ट हो जाता है। अगले दिन जिन्वू डिसाइड करता है कि वो सभी क्वेस्ट को पूरा करेगा और स्ट्रॉन्ग बनने की सफ़र में आगे बढ़ेगा। इसी बीच हमें जोई दिखाई जाती है जो कि डबल डंजन के उस खौफनाक मंजर से अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड है। उसे एक डंजन रेड में जाने का मौका मिलता है लेकिन वो डिक्लाइन कर देती है। जिन्वू डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करता है और उसे स्टेटस बूस्ट मिलता है जिससे कि वो और भी पावरफुल बनता जा रहा था। फिर एक दिन जिन्वू को सिस्टम से एक मिस्टीरियस की मिलती है जो सबवे स्टेशन में एक डंजन एंट्रेंस की होती है। जब जिन्वू डंजन के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि बिना डंजन के बॉस को हराए वो अपनी दुनिया वापस नहीं जा सकता है। जिन्वू कुछ गॉब्लिन से लड़ाई करता है और वो लड़ाई में आसानी से जीत जाता है। फिर वहाँ पे एंट्री होती है एक खतरनाक स्टील फैंग राइकन की। इसी बीच हमें एक नए पोर्टल के बारे में बताया जाता है जो सिटी में अचानक से खुल गई थी। एपिसोड 4 में हम देखते हैं जिन्वू बड़े ही आसानी से डंजन की सारी चैलेंजेस को पार कर रहा होता है। हालांकि गॉब्लिन से लड़ते वक्त वो थोड़ा थक भी जाता है। सभी गॉब्लिन्स को हराने के बाद उसका मुकाबला स्टील फैंग वुल्फ के साथ होता है, क्योंकि उसका डैगर बहुत पहले ही एक डंजन में टूट चुका था और जिन्वू के पास अब कोई भी हथियार नहीं था जिससे कि वह उस वुल्फ का सामना कर पाता। फिर उसे अचानक ही याद आता है, अरे भाई मेरे सिस्टम में तो इन्वेंट्री भी है जहाँ से मैं कुछ स्वॉर्ड तो ले ही सकता हूँ। लेकिन तब तक उस वुल्फ ने उस पर अटैक कर दिया होता है। सिस्टम की बदौलत जिन्वू अब पहले जैसा कमज़ोर नहीं रहा, उसकी एजिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो आसानी से उस वुल्फ की सारी अटैक से बचता जा रहा था। फिर वो अपनी इन्वेंट्री से एक तलवार निकालता है और उस वुल्फ को बीच से ही काट देता है। तभी 2 और वुल्फ आ जाते हैं जिन्वू पर अटैक करने लगते हैं, जिनमें से एक वुल्फ को जिन्वू वहीं पे काट देता है और दूसरा उसे देखकर 9-2-11 हो जाता है। इन 2 मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जिन्वू को लगने लगता है कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता और वो आगे बढ़ने लगता है डंजन बॉस की तलाश में। कुछ दूर जाने के बाद जिन्वू देखता है कि एक शैडो में बहुत सारे वुल्फ उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। ये सभी चीज़ देखने के बाद जिन्वू अपनी पूरी ताकत के साथ उन लोगों से लड़ने लगता है और एक एक करके सभी वुल्फ्स को वो आसानी से मार देता है और बहुत ज़्यादा लेवल अप हो जाता है। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद उसे एक बेसमेंट दिखाई देती है जहाँ शुरुआत में तो कोई हलचल नहीं हो रही होती। फिर एक बड़ा पानी का लहर आता है और जिन्वू उसे टकरा जाता है और फिर एंट्री होती है डंजन बॉस कसका की, जो कि एक मैजिकल स्नेक बीस्ट है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है और जिन्वू का एक भी स्ट्राइक उस जाइंट सांप को कुछ नहीं कर पा रहा होता है। पता है क्यों? क्योंकि उस सांप की स्केल्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है जिसे कोई मामूली स्वॉर्ड पियर्स ही नहीं कर पा रहा होता है। फिर वो जाइंट सांप जिन्वू को पानी में फेंक देती है। पानी से बाहर आते वक्त उसे चोई यूल की एक बात याद आती है जो कि वीकेस्ट हंटर का लेवल को गलत साबित करना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि वो जाइंट सांप जिन्वू को पटक पटक कर मार रही होती है और जिन्वू का एक भी अटैक उस पर काम नहीं कर रहा होता है। फिर जिन्वू सोचता है कि अब उसे दोबारा नहीं मरना है और वो अपनी पूरी ताकत से सांप के गर्दन को जकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सांप का वो गर्दन तोड़ देता है, जिसके कारण सांप वहीं पे मर जाता है। डंजन बॉस हार जाता है और उसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें से कि एक डैगर रहता है जो कि उसी सांप के स्केल से बना हुआ होता है। डंजन बॉस को हराने के बाद वो डंजन से बाहर आ जाता है, जहाँ उसे एक सोल्जर दिखाई देता है। वो उसे बताता है कि डंजन ब्रेक होने के कारण सभी सिविलियंस यहाँ से वापस घर चले गए, यहाँ बहुत खतरा है। फिर वो सोल्जर जिन्वू के हाथ में स्वॉर्ड देखता है और उसे पता चलता है कि जिन्वू एक हंटर है। फिर वो सोल्जर जिन्वू को उस फाइट वाले सीन में ले जाता है जहाँ जिन्वू नोटिस करता है
कि 4-5 हंटर होने के बावजूद वे उस जाइंट मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएंगे। फिर जिनवू अपनी टूटी हुई तलवार को उस मॉन्स्टर की ओर इतनी ताकत से फेंकता है कि मॉन्स्टर का डिफेंस टूट जाता है, जिसके कारण हंटर्स आसानी से उसे हरा देते हैं। वे सभी लोग ये समझ नहीं पाते कि अचानक ही वो मॉन्स्टर अपने पैरों पे कैसे गिर पड़ा। फिर एक सोल्जर वहाँ टूटा हुआ स्वॉर्ड देखता है और दूसरे सोल्जर से पूछता है कि ये स्वॉर्ड किसका है। वो उसे बताता है एक हंटर इधर से गुजर रहा था, उसने उस स्वॉर्ड को उसी हंटर के पास देखा था। फिर वो सोल्जर सोचता है इतनी खटारा स्वॉर्ड से भी उस हंटर ने एक ही वॉर में इस गोलम को नीचे गिरा दिया, आखिर कितना पावरफुल होगा वो। उसी दौरान जिनवू उस सीन से शांति से निकल जाता है और उसे जाते हुए देख जो ही देख लेती है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं लगातार ट्रेनिंग करने की वजह से जिनवू की फिजिक्स कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई थी और वहाँ की नर्सेस तो मानो जिनवू पे फिदा ही हो गई हो। उन्हीं में से एक नर्स जिसका नाम चोई योरा होता है, वो जिनवू की बॉडी देखकर मानो फिसल ही गई और शर्माते हुए जिनवू से उसका फ़ोन नंबर मांग लेती है। जिनवू जो इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नादान, उसे लगता है कि शायद यह कोई डिस्चार्ज होने वाली फॉर्मेलिटी होगी और अपना नंबर दे देता है। दूसरी ओर हम एक एस रैंक हंटर का इंटरव्यू देख रहे होते हैं जिसका नाम बेग योनहो होता है और वो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में बता रहा होता है जिसे जिन्हा टीवी पर देख रही होती है। और कुछ देर बाद वो स्कूल के लिए निकलने ही वाली होती है कि जिनवू आता है और उसे बोलता है आज शायद पानी पड़ेगा और तुम छाता ले जाओ। कुछ देर बाद जिनवू अपना डेली क्वेस्ट चेक कर रहा होता है, तभी उसके लैंडलॉर्ड का कॉल आता है जो उससे रेंट मांग रहे होते हैं और जिनवू उन्हें कहता है कि वो जल्द ही उनका रेंट दे देगा। फिर जिनवू ऑनलाइन कुछ जॉब के बारे में सर्च करने लगता है जहां उसे एक डंजन रेड के बारे में पता चलता है और उस रेड की खास बात ये थी कि उन्हें एक ई क्लास का हंटर चाहिए होता है और जिनवू उसके लिए अप्लाई कर देता है। अगले दिन जिनवू रेड पर जाता है जहां उसकी मुलाकात टीम लीडर हुआंग डॉनसोक और उसकी टीम से होती है। सभी जिनवू का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि कोई एक ऐसा भी हंटर हो सकता है जो ई क्लास हो। डॉनसुक जिनवू से कहता है तुम्हारा काम केवल बस्ता उठाना है, लड़ाई हम देख लेंगे, और सभी को गेट के अंदर जाने को बोलता है। वहाँ पे हमें यो जिनहो दिखाया जाता है जो उसी रेड का हिस्सा बनने आया हुआ होता है और एक डी क्लास हंटर होता है और एक कीमती आर्मर के साथ आया हुआ होता है। वो जिनवू के साथ काफी फ्रेंडली रहता है। सभी लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं और डंजन काफी घना और काफी शांत होता है। कुछ दूर चलने के बाद जिनवू इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर को नोटिस करता है और अपने टीम मेंबर्स को बता देता है। उनमें से एक मॉन्स्टर को तो जिनवू पैर से कुचल देता है और बाकी के सभी हंटर्स उन मॉन्स्टर्स को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। फिर वे सभी लोग आगे बढ़ते हैं डंजन बॉस की तलाश में। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें डंजन बॉस का चैम्बर मिल ही जाता है जहाँ पर बहुत सारे माना क्रिस्टल रखे हुए होते हैं और एक जाइंट स्पाइडर भी होता है जो कि उसी डंजन का बॉस है। इतना सारा माना क्रिस्टल देखने के बाद डॉनसुक के मन में लालच जाग जाता है। वो जिन्हो और जिनवू को कहता है कि वो और उसकी टीम बाकी के गियर्स लाना ही भूल गए, जिसके कारण उन्हें बाहर जाकर वापस से गियर्स लाना होगा। और वो जिन्हो और जिनवू को वहीं रहकर पहरा देने का बोलकर अपनी टीम के साथ बाहर चला जाता है। बाहर निकलते ही उनमें से एक बंदा अपनी मैजिकल पावर्स का यूज़ करके एंट्रेंस की ओर फायर करता है, जिसके कारण एक बड़ा धमाका होता है और एंट्रेंस ब्लॉक हो जाती है और वे सभी उन दोनों को उस स्पाइडर का चारा बनाकर बाहर चले जाते हैं। धमाके की जोरदार आवाज़ से वो स्पाइडर जाग जाता है और जिन्हो और जिनवू की तरफ अटैक कर देता है। जिनवू जिन्हो से कहता है तुम पीछे रहो, इसके लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हुआंग डॉनसुक और उसकी टीम डंजन से बाहर आ चुकी होती है और वे डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे जिनवू और जिन्हो मारे जाएंगे और उन्हें वो लूट लेंगे। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें बॉस चैम्बर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्हो सजेस्ट करता है कि वे लोग मिलकर कोई एग्जिट ढूंढे और जिन्हो उसके मन में तो कुछ और ही था, उसे उस मॉन्स्टर को हराकर और पावरफुल बनना है। फिर लड़ाई शुरू होती है। जिन्हो अटैक करता है लेकिन उसके अटैक से उस स्पाइडर को कुछ नहीं होता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा टफ होती है। जिन्हो का सारा अटैक फेल हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जिन्हो फुल रिकवरी मोड यूज करता है और उस स्पाइडर को एक ही वॉर में खत्म कर देता है। ये सभी चीजें जिन्हो देख रहा होता है
और उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई एक वीकेस्ट ई क्लास का हंटर इतना पावरफुल है। उसे लगने लगता है कि वो कोई एक फॉल्स रैंकर है। फॉल्स रैंकर वे लोग होते हैं जो अपनी असली रैंक को आसानी से छुपा सकते हैं। जिन्हों को इतना पावरफुल देखकर जिनहो डर जाता है और उसे बॉस बॉस बोलने लगता है। डॉनसुक अपनी टीम को लेकर वापस आता है और स्पाइडर को मरा देख वो चौंक जाता है। उसे लगता है कि जिन्हों की हाईटेक आर्मर की वजह से ही वे लोग उन स्पाइडर को मार पाए हैं। फिर वे सभी हंटर्स जिन्हो और जिन्हो को मारने जाते हैं। तब तक सिस्टम एक वार्निंग देती है जिसमें जिन्हो को उन सब इंसानों को मारना होता है वरना उसे पेनल्टी दी जाएगी। जिन्हो अपनी जान बचाने के लिए उन सभी लोगों को बेरहमी से मार देता है और उस डंजन से वापस निकल जाता है।